गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन कंटिन्यू है और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन अभी कंटिन्यू है। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोनाउन, ओके। तो प्रोनाउन में आज हम कंटेंट पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक पार्ट के बारे में जानकारी लिया हुआ था। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेते हैं इसका। पर्सनल प्रोनाउन में एज, सो, एज, ओके। अगर सेंटेंस में एज या सो एज का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद आने वाला हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, राइट। सेंटेंस में एज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस तीनों सिमिलर ही होता है। याद रखना है कि एज और सो और एज के बीच में जो ब्लैंक है इसमें क्या आता है, राइट। तो याद रखना हमेशा कि इस ब्लैंक में क्या आता है, हमारा एडजेक्टिव, राइट। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है, राइट। क्या बताता है, क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एज गुड एज आई, राइट। क्या है एग्जाम्पल, ही इज एज गुड एज आई, ओके। तो इसमें देखते हैं कि सेंटेंस में एज डैश एज का प्रयोग किया गया है और जो इसके बीच में आया हुआ है गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, राइट। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी बता रहा है, साथ साथ कंपेयर भी कर रहा है, ओके। साथ साथ क्या कर रहा है, कंपेयर भी कर रहा है। तो एज और एज के बीच में गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि एज और एज का जो कंसेप्ट है इसके बाद क्या आया हुआ है। तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, साथ साथ सब्जेक्टिव केस है और साथ साथ नॉमिनेटिव केस भी है, राइट। और स्पोर्टिंग एरर, राइट। तो यहाँ इस कंटेंट से किस टाइप का एरर आ सकता है ये देखना है। तो हमेशा याद रखना है कि एज डैश एज, सो एज, जिसके बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। फिर से एक बार समझते हैं, एज सो एज के बीच में क्या आता है, हमारा एडजेक्टिव आता है और इसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस में निश्चित रूप से क्या होगा, एरर होगा, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है देन, राइट। देन के बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग किया जाता है, राइट। और कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का प्रयोग गलत भी होता है,
राइट। तो देखते हैं कहाँ पे इसका प्रयोग सही होगा और कहाँ पे इसका प्रयोग गलत होगा। इट मीन कि देन के बाद कब सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा और कब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो देन के बाद देन प्लस सब्जेक्टिव केस, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देन का प्रयोग कंपेयर के लिए किया जाता है, राइट, तुलना जिसे बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है, जैसे एग्जांपल है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। ओके, एग्जाम्पल है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट क्या है, मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव डिग्री है, राइट, और यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया है कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी सही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सही होता है। तो यहाँ पे देन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। याद रखना है कि अगर सेंटेंस में देन का प्रयोग किया गया हो और देन के पहले सब्जेक्ट हो, तो देन के बाद भी निश्चित रूप से सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस में देन के बाद सीधा ही जो है सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है। एक बात याद रखना है कि अगर सेंटेंस में देन का प्रयोग किया गया हो तो उसमें जस्ट 3 चीज़ों को चेक करना है, देन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए देखना है कि देन के पहले क्या है। तो देन के पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद क्या होगा कि देन के पहले अगर सब्जेक्ट होगा तो देन के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, आई का प्रयोग किया जाएगा, राइट। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, नॉट मी, राइट। दूसरा कंडीशन है कि देन के बाद कब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, राइट। देन के बाद कब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो याद रखना है हमेशा कि अगर सेंटेंस में देन के पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, देन के पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो देन के बाद भी निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट ही आएगा, राइट। देन के पहले अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बताया है कि सेंटेंस में देन का प्रयोग होगा तो 3 चीज़ को ही चेक करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और देन को ही चेक करना है, राइट। जैसे एग्जांपल, ही knows me better than us, राइट। सेंटेंस में क्या है, he knows me better than us, तो सबसे पहले देन को देखेंगे, यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है। फिर नज़र दौड़ाना है कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, राइट। मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है, फिर अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सेंटेंस में देन के पहले किसका प्रयोग किया गया है, देन के जस्ट पहले मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो देन के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। अगर यहाँ पे वी का प्रयोग किया गया होता तो सेंटेंस में निश्चित रूप से क्या होता, एरर होता और सेंटेंस क्या होता, गलत होता। यानी सेंटेंस कुछ इस प्रकार होता, ही नोज मी बेटर देन वी, तो सेंटेंस क्या होता, गलत होता, क्योंकि यहाँ पे देन के पहले मी का प्रयोग किया गया है। मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देन के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, और वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे वी की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, अस का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं सेंटेंस को कि अगर सेंटेंस में 2 लॉजिक को समझना है, ये VBI है और ये कि सेंटेंस में अगर देन के पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और देन के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।